नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और हम पढ़ रहे हैं इस समय आदिकाल। आदिकाल का पहला भाग हो चुका था, जिसके अंतर्गत मैंने प्रकरण 1 और प्रकरण 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब यह है आदिकाल का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम प्रकरण 3 और प्रकरण 4 का अध्ययन करेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, टी ट्रिपल एस बी, के बी एस, एल टी ग्रेड या जीआईसी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए सेशन को अंत तक ज़रूर देखें, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं, आज की सेशन का शुभारंभ करते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रकरण 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम प्रकरण 3 और प्रकरण 4 को देखेंगे। उसके बाद फिर जो आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कुछ जो आदिकाल के कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर एमसीक्यू होंगे, वन लाइनर्स होंगे, सारी चीज़ें यहीं से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर दिन सेशन से अवश्य जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 3, देश भाषा काव्य, वीर गाथा काल। इस प्रकरण में देश भाषा, उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार हैं: खुमान रासो जो दलपत विजय का है, बीसल देव रासो जो नरपत नाल का है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है, जसमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि का है। इसके बाद परमाल रासो जो जगनिक का है, इसे ही आल्हाखंड भी कहते हैं। और रणमल्ल छंद ये किसका है? श्रीधर का है। शुक्ल जी के द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया है, जिनमें स्वेच्छा का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष तो विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ आदि को प्रकरण 4 यानी फुटकल रचनाएं में स्थान दिया गया है। इसका कारण उसमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 12 पुस्तकों का वर्णन किया गया था, उसमें से 8 ऐसी पुस्तकें थी जिन्हें देश भाषा काव्य में रखा गया था, जिसमें से 6 का वर्णन तो इस प्रकरण में, प्रकरण 3 में किया गया है। लेकिन 2 जो पुस्तकें हैं उनका वर्णन फुटकल रचनाओं में किया गया है, क्योंकि उसकी विषय वस्तु और भाषा क्या है, इससे भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशस्त काव्य यानी प्रशस्त काव्य को ही रासो कहा गया है। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, संगीत आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध प्रबंध यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु 704 संवत
के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और पल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी, पश्चिम के साइड में। उधर ही उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कविचारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। ये कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों जो विदेशी आक्रांता थे के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं की उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रुकन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण या अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। समझे? आगे चलते हैं कि प्रशस्तिमूलक काव्य यानी कि वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वीर गाथाओं को और क्या बोलते हैं? प्रशस्तिमूलक काव्य भी बोला जाता है, इसे याद रखना। दो रूपों में मिलता है। एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों यानी बैलेट्स के रूप में। वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्रायः छप्पे में लिखे जाते थे। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही होता था। यानी कि उस समय की जो रचनाएं थे उसमें भी कुछ ना कुछ श्रृंगार रहता था, लेकिन प्राथमिक रूप से या प्रधान रूप से वीर रस ही पाया जाता था। श्रृंगार क्या था? गौण रूप से पाया जाता था, बहुत कम पाया जाता था। प्रधान रस वीर ही रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है।
अमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। यानी पहले जो लिखी तो गई हैं वीर रस्में, लेकिन उसका जो लड़ाई का कारण होता था उसको कहीं ना कहीं घुमा करके क्या हो जाता था, स्त्री ही उसका कारण हो जाती थी। यानी रूपवती स्त्री ही को ही लक्ष्य बनाकर लिखा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब क्या होता है, यानी बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रासो काव्य के प्रायः सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही हैं। अप्राप्य का मतलब जो प्राप्त ना हो, ठीक है, यानी अभी तक मिले ही नहीं हैं। और जो प्राप्त भी हैं उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है कि भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ होता रहा। यानी कारण क्या बताया है कि मतलब जैसे जो लिखते थे ना, जो भट्टाचारण की जीविका के लिए जो उनके उत्तराधिकारी होते थे उनके पास क्या करते थे, छोड़ जाते थे। जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चलते चलते उसमें क्या हो जाता था, कुछ ना कुछ इधर उधर हेर फेर हो जाता था। इस वजह से भी कुछ कारण हो सकते हैं जिससे बहुत ये मतलब क्या हुआ, हेर फेर हुआ। और बीसल देव रासो यानी राजमती और बीसल देव रासो के निर्माण काल को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। क्या बताया गया है कि 1272 मंझार जैठ बदी नवमी बुधवार उन्नाल रसायन आरंभे शारदा तूठी ब्रह्म कुमार। यानी 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ है कि विक्रम संवत 1212 है। बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार कुछ इस तरह है। खंड पहला, इसमें क्या है, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। फिर दूसरे खंड में क्या है, बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। उसके बाद फिर खंड 3 में क्या है, राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथे खंड में क्या है, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। अब दिए हुए संबत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके
संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। कल्पना प्रसूत का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक यानी कि कोई रियल नहीं, केवल काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। या उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उसी आधार पर उन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। इससे क्या मतलब है, आगे देखिएगा कि जननी गोरी तू जैसलमेर का भाषा साहित्यिक नहीं है। क्या है? इसकी जो भाषा है साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट भाषा काव्य में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की भाषा, साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसल देव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा के प्राचीनतम पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेर फार होता आया है। आगे चलते हैं। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कथन इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। नाल के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक
चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का यानी प्रेरित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन साबित होता है, यानी कल्पना प्रसूत है। इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं, सब छोड़िए यहाँ से। पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं। ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने की। और चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि कहा जाता है। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राज कभी नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा सदभाषा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सदभाषा होगा, सदभाषा सदभाषा व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है, यानी प्राचीन समय में जितने भी छंद प्रचलित थे वे सभी छंदों का समावेश इसमें है। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 69 छंदों का प्रयोग किया गया है। खंड कितने हैं? 68 खंड हैं इसमें, ठीक है। 68 भाग हैं, 68 भाग हैं और छंद कितने हैं? 69 हैं, ठीक है। 69 क्या है इसमें? छंद हैं। मुख्य छंद हैं कवित्त, जिसे छप्पे भी कहते हैं, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ये इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले छंद हैं। आगे अगर बात करते हैं, जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग
को भी चंद्र के पुत्र जल्हड़, चंद यानी चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। रासों के अनुसार जब साहबुद्दीन गौरी पृथ्वी को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। क्या है? पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन पकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृप, भूप भोज उद्दरीय उद्दरीय जिमि, पृथ्वीरास सुजस कपि चंद कृत, चंद चंद उद्दरीय तिमि। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड में से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। सविस्तार वर्णन है। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी जन का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा, या जयानक या जयानक के कश्मीर